फर्स्ट तो ये है कि आप लोग इन सर्विस हैं और सबको अपनी आईडी याद होगी पे मैनेजर के, ठीक है। ये पे मैनेजर की आईडी बनती कैसे है, स्टार्टिंग हम वहाँ से करें, क्योंकि नया एम्प्लॉय आपके पास आएगा तो आप उसकी आईडी कैसे क्रिएट करेंगे। हमने तो सर फॉर्म भरा था, जब ज्वाइन किया था पे मैनेजर की आईडी के लिए फॉर्म भर दी थी जी, प्रिंसिपल को दे दिया, अब आगे उन्होंने आईडी बना दी थी, ठीक है। पहले ये सिस्टम था कि आपकी जो आईडी क्रिएट करने का सिस्टम था उसमें SIPF की साइट पे जाकर जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके दी है फॉर्म के अंदर, उस फिल इन्फॉर्मेशन को वर्ड टू वर्ड SIPF पोर्टल पे जाकर उस फिल को कंप्लीट कर देते थे। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है या गलत है या सही है, जो आपने वर्ड लिखे हैं वो वर्ड टाइप होते थे। अब उसमें ये हो सकता है कि आपने तो फिल करके ओके करके दिए है, पर जिसने फिल की है उसने मिस्टेक कर दी, ये भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि जो आईडी आप क्रिएट करवा रहे हैं, अगर आपके पास संभव हो तो आप जिस से फिल करवा रहे हैं उनके पास ही बैठ के करवा लें, या किसी ऐसे पर्सन को आप अपॉइंट करें जो उस आईडी को वापस वेरीफाई कर सके जो आपने फिल करके दी है। ये इसलिए कि एक बार आईडी क्रिएट होने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स रह गई है उसमें, फिर आपको उसको करेक्शन करवाने में दिक्कत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो पहली जो है छोटी सी शुरुआत आईडी से ही होती है। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि आईडी जैसे हमने क्रिएट करवा दी, काफ़ी थे इन सर्विस थे काफ़ी लोगों ने। जोधपुर की आईडी के लिए RJG-O यूज़ में होता है, D और O के अंदर कोई डिफरेंस ज़्यादा आता नहीं है। जब आप सिस्टम पे देखते हैं और D और O इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। फिल करते समय O की जगह D कर दिया, पेमेंट हो रहा है कंटिन्यूशन में, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी आईडी के अंदर आईडी कंप्लीट है, आईडी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पर O और D जब आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे वो आईडी मिसमैच हो जाएगी। मिसमैच इसलिए हो जाएगी कि D किसी और को दिया हुआ है, ठीक है। अब वो उस आईडी से अगर आप चेक करते हैं तो आपका नाम मिसमैच हो रहा है, आपका डेटा मिसमैच हो रहा है। पहली चीज़ तो शुरुआत में सबसे छोटी गलती यहाँ से स्टार्ट होती है आईडी क्रिएट। तो आईडी आजकल का सिस्टम हो गया कि SIPF की साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, DDO को SSO लॉगिन के थ्रू SIPF के अंदर एक ऑप्शन दिए रखा है कि वो नए एम्प्लॉय की डेटा जो है वो क्रिएट कर सकता है और विदिन 2 या 3 आवर्स के अंदर उसकी आईडी उसके पास आ जाती है। पहले ये सिस्टम तक 2 या 3 दिन लगते थे आईडी आने के लिए, ठीक है। आपको 2 या 3 घंटे के अंदर आपको आईडी आपकी मिल जाती है, नए जो एम्प्लॉई हैं उनकी डिटेल आपको मिल जाती है, ठीक है। उस आईडी को आप जब बन जाती है, बनने के बाद आपको 16 डिजिट की जो आईडी दी जाती है, उस आईडी को आपको पे मैनेजर के अंदर फिल करना होता है। फिल करते समय फिर वही शुरुआत, जो उस आईडी को आप फिल कर रहे हैं 16 डिजिट कंप्लीट हो, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो। और दूसरा आपका नाम जो सर्विस बुक के अंदर आपने लिख रखा है, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये चीज़ें फ्रीज हो जाती हैं, उसमें करेक्शन हो नहीं पाता है। उसके लिए फिर आपको या तो DDO के थ्रू ट्रेजरी से कांटेक्ट करना पड़ता है जब ये करेक्शन होते हैं। एक होता है बैंक अकाउंट और बैंक की डिटेल्स, आपके अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच, ये सब जब आप फिल करते हैं उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब आईडी क्रिएट कर ली, करने के बाद इसमें एक एक चीज़ वो जैसे आपने फिल करके दी थी SIPF की साइड पे जो आपने डेटा फिल किया है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है फीज होके। पे मैनेजर की आईडी जब आप डालेंगे तो उसमें फीज होके आ जाएगा। जो डेटा नहीं आ रहा है उसको आपको फिल करना होता है। इसमें एक हिंदी और इंग्लिश के अंदर नाम का होता है प्रॉब्लम, तो आप इंग्लिश में अपना नाम डाल दें, हिंदी में ज़रूरत नहीं है आपको डालने की, ठीक है। डेटा आप अपनी आईडी बनने के बाद अपनी आईडी को ओपन करके एक एक चीज़ को पर्सनली चेक करें। ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि इसमें कुछ करेक्शन रह जाए, क्योंकि आगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी या जब भी आपको कोई लोन के लिए अप्लाई करना है या कहीं पे भी आपको यूज़ करनी है, IPR के लिए भी यूज़ करनी है, तो उस समय आपको मिसमैच मिलेगा अगर आईडी में कुछ करेक्शन रह गया तो, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर आपने जो पहले डाल रखे हैं और आईडी आपने बनाई उस समय मोबाइल नंबर अलग थे और अभी आपके मोबाइल नंबर अगर चेंज हो गए उसको चेंज करवा लें।
सेम आईडी जो आपने डाली है उसके सारी डिटेल जो है आपने एसएसओ आईडी के ऊपर भी होनी चाहिए, एसआईपीएफ के ऊपर भी वो ही डिटेल सेम होनी चाहिए, किसी में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें कुछ करेक्शन रह जाता है तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेमेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, जब भी आपको लोन की अप्लाई करनी है या कुछ और अप्लाई करना है, आईपीआर अप्लाई करना है या कहीं और अप्लाई करनी है, उस समय ये आईडी आपको परेशान करेगी। काफ़ी लोगों को अपनी पूरी सर्विस में पता नहीं चलता कि उनकी आईडी गलत है। जब रिटायरमेंट आता है ना, उस समय उनको इधर से उधर लेफ़्ट राइट करना पड़ता है, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि वो केयरफुल नहीं थे। एम्प्लॉय का आईडी पे कंट्रोल कैसे रहेगा? एम्प्लॉय को एक सुविधा दे रखी है एम्प्लॉय लॉगिन, ठीक है, उस पर अपना लॉगिन आप करें। लॉगिन में आप सारी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल नाम से एक इन्फॉर्मेशन आपको पेज पूरा कंप्लीट देता है, जिसके अंदर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिल की है वो सारी आपके सामने आ जाती है। अगर आपके उसमें कुछ करेक्शन है तो आप अपने डीडीओ लेवल पर या आप अपने स्तर से पहले रिक्वेस्ट डाल सकते हैं डीडीओ को, और डीडीओ के लेवल पर भी आप सीधा चेंज करवा सकते हैं। नॉमिनी भी हो, बिल्कुल सर हो जाएगी। जैसे कि आपने नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ आ रही है। किसकी सर? नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ में गलती आ रही है तो उसमें आप करेक्शन करवा सकते हैं सर। सर आईडी तो ऐसे भी सिस्टम जनरेटेड होती है ना? जी सर, जो एम्प्लॉय आईडी कह रहे हैं वो सिस्टम जनरेटेड होती है। ठीक है, जब आप पे मैनेजर में डालेंगे ना तो उस समय आपको मैनुअल डालनी होती है। नहीं, पर एक बार तो हमें जनरेट होकर मिलेगी, जैसे मेरी आईडी है RGCW, एसएसओ पे आपने जो डीडीओ ने सब कुछ डिटेल डाल दी, उसके बाद जनरेट होती है ना? बिल्कुल, वो SIPF पे जनरेट हो गई। और जब आप पे मैनेजर पे डालोगे ना, तब ऐसा जो एसएसओ लॉगिन है उसके ऊपर वो जो फीच होके सारा डेटा आ जाता है। जब आप पे मैनेजर पे गलत डाल देंगे तो एसएसओ आईडी के अंदर वो गलत आएगी ही। ये काफ़ी जो केसेस थे 2004 के बाद के NPS वाले जो केसेस थे, इसके अंदर ये हुआ इनके डीडीओ गलत चल रहे हैं। डिपार्टमेंट, मान लीजिए उदाहरण है कि MDM हॉस्पिटल के अंदर कोई सर्विस कर रहा है, उसका डीडीओ चल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज, रजिस्ट्रार इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर। तो आप बताइए अकाउंट में किसके पैसा जाएगा? डीडीओ लेवल पे उसने SIPF ने भी ये डिक्लेयर कर दिया 1.25 करोड़ के आसपास का पेमेंट है, वो किसका है? मिसलेनियस में पड़ा है। उनको जब तक आप सुधार नहीं करें, करेक्ट करने के लिए एक तो पहले आप चेक कर लें अपना डीडीओ लेवल, डीडीओ के थ्रू, एक लेटर के थ्रू आप SIPF के साइट पे जाकर, साइट पे अगर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो उस पर आप करेक्शन कर दें। नहीं हो रहा है तो आप SIPF GPF जो ऑफिस है वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ चेंज करवा लें। सॉरी, मैनेजर पे नॉमिनी और एक SIPF में नॉमिनी, दोनों अलग अलग। जैसे सपोज का मुझे मेरी वाइफ को बनाना था दोनों जगह, SIPF में तो क्लियर दिखाता है कि ठीक है वाइफ नॉमिनी है, लेकिन शायद पे मैनेजर पे फादर एंड मदर है। तो काफी बार मैंने प्रयास किया इसको एक यूनिक रहे, कहने मतलब जैसे वाइफ ही रहे सब जगह नॉमिनी, एज ए नॉमिनी। उसमें आप चेंज करवा सकते हैं सर। क्या रहेगा नॉर्मली? जैसे आप अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं एम्प्लॉय आईडी से, एम्प्लॉय लॉगिन से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा, आप डीडीओ लेवल से करेक्शन करवा सकते हैं, वो ऐड और डिलीट कर सकते हैं उनको, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास NIC की जो साइट आती है उस पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों ही आते हैं। NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये APR भरते हैं ना ऑनलाइन, जैसे इस बार से हुआ ऑनलाइन APR भरने का, तो उसमें क्या है जैसे जो न्यूली रिक्रूटेड थे उन सबके मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत आ रही थी। मतलब जैसे जो उनका ऑर्डर निकला था ना किस डेट का, 3 जून 2018, तो वो आ रहा था, जबकि उन्होंने ज्वाइन 7 जून को किया है, किसी ने 6 जून को किया है, किसी ने 28 जून को किया है। वो आपको एक बार उसमें पे मैनेजर में एक बार करेक्शन करवाना पड़ेगा उसको। वो मैंने करवा दिया था, वो फिर भी उसके बाद भी वही दिखा रहा था। तो आप एक बार SIPF वाली साइट से, क्योंकि उसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है, एक तो ये और एक राज हेल्थ, गवर्नमेंट का एक राज हेल्थ है, इसके दोनों की आईडी मतलब जो पोर्टल चल रहा है उसमें ये दिक्कत आ रही है। जब भी आप डेटा अपडेट करने की कोशिश करते हैं उसमें कुछ ना तो एरर आ रही है और अपडेट नहीं हो पा रहा है।
पे मैनेजर पे और जो भी पोर्टल आपको दिखाई देते हैं, इस पर अगर सक्सेसफुली लिखा हुआ मान लेते हैं, आप माने नहीं उसको सक्सेसफुली, आप खुद एक बार वापस उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि वो होता नहीं है एक बार या 2 बार में, होता नहीं है वो, ठीक है। तो पहले ही इशू तो हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा, आगे थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। एक बार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का अगर आप इशू बता रहे हैं, या नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ जॉइनिंग का अगर आप इशू बता रहे हैं, उसको करेक्शन करवा दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि मास्टर डेटा के जो है उसकी रेंज में आ जाता है, और ये अगर गलत है तो आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट वो भी चेंज हो जाएगी, तो वो ज़रूरी है करेक्शन करवाना। आप करेक्शन अपने स्तर पे करवा लें, या SIP अगर वीडियो लेवल पर नहीं हो रहा है तो आप अपने जो है SIPF जो भी है ऑफिस आपका रिलेटेड, वहाँ जाके चेंज करवा लें। उनको क्या दिक्कत होगी सर? दिक्कत आपको होगी, दिक्कत आपको होगी सर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको तो जब आप जाएंगे ना तो फिर आपको चक्कर लगवाने में उनको मज़ा आएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, दिक्कत आपको होने वाली है। तो आप अपने स्तर पे पहले ही कर लें तो बेटर रहेगा। इसमें सबसे पहले एक तो आपको क्या है कि इसमें NIC से आपको एक पासवर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। आप एक फॉर्म भर देते हैं DDO के नाम से कि DDO की इन्फॉर्मेशन ये है, हमारे DDO का नाम ये है, और उनके मोबाइल नंबर ये हैं, और उनकी डेजिग्नेशन ये है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप NIC को दे देते हैं, तो ये आपको एक पासवर्ड जो है इशू कर देते हैं। फर्स्ट जो इशू पासवर्ड होता है वो NIC@123 होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सबको दिया जाता है। उसके बाद आप करेक्शन करके इसको अपने हिसाब से पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ID आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जो ID आप देना चाहते हैं अपने। मोस्टली क्या होता है कि अपने जो DDO होते हैं, DDO कोड और ये उनको शामिल करके ही बनाया जाता है यूज़र नेम, तो ईज़िली याद रह जाता है, ठीक है। बजट हेड जो आपको मिल जाएगा आपके बिल के ऊपर डिटेल के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा। मोस्टली जैसे हमारा 2070 है, आपका सबका अलग अलग होता है। इन केस अगर आपको पता नहीं है तो IFMS की साइट पे जाकर बजट जो है उससे आप अपने डिपार्टमेंट का नाम सर्च करके अपना बजट हेड पता कर सकते हैं। ऑफिस से ही पता कर सकते हैं, ऑफिस में अगर बता दे तो ठीक ही है। मोस्टली क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉय होते हैं उनको पुराने सपोर्ट कम करते हैं। एक्चुअली जो बात होती है क्लियर करने में मेरे को कोई डर नहीं लगता, सीधी सी बात है। बजट हेड ऊपर लिखा होता है, हर बिल के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। आपके GF पे भी शायद बजट हेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेट की कनेक्टिविटी, अगर वो स्लो है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे पे मैनेजर को, ठीक है। तीसरा ब्राउज़र, 3 ब्राउज़र आप काम में ले सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर काम में ले सकते हैं, ये डिजिटल सिग्नेचर के लिए काम आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोस्टली अगर फास्ट चलाना है आपको तो क्रोम आप यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ में ले सकते हैं, इन सब में चल सकता है, ये कोई दिक्कत है नहीं। और वही यूज़ करेंगे, उसमें एक फैसिलिटी दे रखी है, वो सपोर्टिंग ज़्यादा है, डिजिटल सिग्नेचर को सपोर्ट ज़्यादा करता है। आप फायरफॉक्स में भी अगर कोई सेटिंग कर लेते हैं, सेम सेटिंग कर लेते हैं तो फायरफॉक्स भी आपको सपोर्ट कर देगा, पर इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर थोड़ा क्या इजीली होता है और जल्दी से वो जो सिग्नेचर है वो मैच कर जाते हैं। मैपिंग भी उससे ही करवा रखी है ना, NIC ने ज़्यादा शुरुआत उससे की हुई है, क्योंकि सबसे पुराना समझते हैं, वो ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग वही करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्रोम तो अब ज़्यादा यूज़ होने लगा है, फायरफॉक्स और ये कम यूज़ लेते हैं। और कुछ क्या कि इनकी वो काफ़ी बार एरर आ जाते हैं, जब भी आप यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अनऑथराइज, वो नेट की कनेक्टिविटी का दिक्कत रह सकता है उसके। ये जो पे मैनेजर का जो है सर्वर वो डाउन हो सकता है, काफ़ी लोग एक साथ यूज़ में लेते हैं। अगर आप 9 बजे के बाद में, रात के 9 बजे के बाद में अगर आप पे मैनेजर यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड रात 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है, या सुबह जल्दी, सुबह 7 बजे के आसपास या ऐसा कुछ है। आप मोबाइल से भी बना सकते हैं बिल, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे सिस्टम ही आपको चाहिए होता है, ये भी कुछ नहीं है। ये स्टेप दे रखा है, पहले ये चलता था पे मैनेजर .rajasthan.nic in, अब आजकल DDO का दे दिया है, आपको मिल जाएगा। अभी आप जैसे ये यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको नया जो ब्राउज़र है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी।
इसमें फर्स्ट तो यही है कि एम्प्लॉय की पे डिटेल आप कैसे बनाएंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, और ये मॉडिफिकेशन और डिलीट एम्प्लॉय पे डिटेल कैसे कर सकते हैं, तो इनकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइमिंग हमने यूज़ कर लिया हमने। ये इस तरह से आपको दिखाई देता है फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो है डीडीओ और एक एम्प्लॉय लॉगिन है, ठीक है। इसके अंदर आप आईडी और पासवर्ड का यूज़ करें और ये कैप्शन जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ये कहते थे कि जैसे आप ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर नहीं डालते हैं तो ये ऑन नहीं होता, एक ही टाइम में हो जाना चाहिए यूज़। आप जैसे एक डाल दिया आपने, आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, और उसके साथ में ही आपने कैप्शन डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर दो डाल देते हैं थोड़ी देर बाद में आप 5 मिनट या किसी से बात कर रहे हैं फिर डालने की कोशिश करेंगे तो ये फिर से आपको लॉगिन करने के लिए फिर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। 90% हम लोग करते हैं कि इसमें आईडी और पासवर्ड और साथ में कैप्शन लगाकर इसको ऑन करके छोड़ देते हैं अपने सिस्टम पे, किसके लिए अदर कोई आए पर्सन और वो अपना इसका यूज़ कर सके। मिस यूज़ मैं तो यूज़ ही कह रहा हूँ मैडम, मिस यूज़ तो आप कहें, ठीक है। वो यूज़ करने के लिए 90% ये पे इस पे है, जीमेल के ऊपर है, क्योंकि हमको ज़्यादा थोड़ी सी आलस रहती है कि बार बार कौन डालेगा, कौन याद रखे, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप जीमेल का अकाउंट आपकी 90% अभी आपके सबके पास मोबाइल हैं, सबके अभी लॉगिन होगा, सबका लॉगिन रहता है। आपका फ़ोन किसी को मिल गया, उसने इजीली यूज़ करना चाहे तो वो कर सकता है। ऐसे ही सिस्टम के ऊपर होता है, आप जीमेल अकाउंट अपने हर सिस्टम के ऊपर लॉगिन करके रखते हैं। पे मैनेजर का भी करते हैं, करके छोड़ देते हैं, कोई आए और इसका यूज़ कर सकता है। हाँ, ये डीडीओ है, ये डीडीओ है, ये डीडीओ है, एम्प्लॉय नहीं कह रहा हूँ। एम्प्लॉय के लिए तो ओटीपी के वाला सिस्टम रहता है, ये डीडीओ के लिए है। इसमें डीडीओ की आईडी और पासवर्ड आएगा यूज़ में, और उसके बाद में कैप्शन डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करके। ये इस तरह से आएगा। ये टोटली डिजिटल वाला क्या है? डिजिटल के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है अपना तो उसके लिए ये फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी नॉर्मली हम दो ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के लिए। और ये जो हेडक्वार्टर के ऊपर होते हैं, आपके एचओडी होते हैं, उनके लिए डिजिटल आपने अगर करा रखा है, या आपके ऑफिस में एक से ज़्यादा कार्याध्यक्षक है, डीडीओज़ हैं, तो उसमें ये डिजिटल के लिए मतलब उनको भी वो ऑथराइज कर देता है कि आप भी यूज़ बना सकते हैं इसको। ये एम्प्लॉय के लिए है। एम्प्लॉय अगर अपनी आईडी भूल जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, तो उस कंडीशन में आप अपना एम्प्लॉय आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो आपने पे मैनेजर अंदर और SIPF में रजिस्टर्ड करवा रखे हैं वो डालकर OTP के थ्रू वेरीफाई करके आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। हर 3 महीने के बाद में आपको पासवर्ड चेंज करना होता है। अगर आप कर लेते तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये याद दिला देता है कि आपको करना ही है। वो तो आप डेट ऑफ बर्थ ही होती है, आपको फिर बाद में अंदर जाके वापस चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम तो वही है डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद बीच में भूल भी जाए तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही चलेगी इसके बाद में। यहाँ पे हाँ, इसके बाद आप एंटर करेंगे तो वो पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली आ जाएगा। जब वापस आप लॉगिन पेज पे जाएंगे तो आप डीडीओ भी डालनी पड़ेगी, देन चेंज होगा पासवर्ड। चलो बढ़िया, इतना तो आपने भी यूज़, मतलब मैं यही चेक करना, एक्चुअली मैं ये ही चेक करना चाहता था कि आप लोग यूज़ करते हैं या नहीं, ठीक है। हाँ, डीडीओ तो करेगा ही सब, डीडीओ तो करेगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी रहती है ना। आपके सिग्नेचर नहीं होते हैं, डीडीओ के सिग्नेचर होते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, सर हमको क्या भाग दे रखा है, जो सैलरी बनाने काम पहले हमारे पास भी था, इस जगह से सीख गए। डीडीओ की जिम्मेदारी रहती है थोड़ी इस चक्कर में। वो कुछ ये डिटेल्स आती है आजकल। एक पहले ये क्या था कि आपको पैन कार्ड के नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। और काफ़ी लोग ये थे कि आपकी सैलरी अकाउंट्स जो हैं आपके गवर्नमेंट बैंक में ही होने चाहिए, अदर बैंक में होते तो कोई दिक्कत रहती थी, ऐसा कुछ। आजकल किसी भी बैंक में हो सकता है आपका अकाउंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसमें डिटेल दे रखी है। एक पैन नंबर जो है वो मैंडेटरी कर दिया है कि आपको डालना ही है, किसी का भी हो डालना है आपको। ये कुछ इस तरह से व्यू आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर ये मास्टर आ जाएगा, एक बिल प्रोसेसिंग आ जाएगा, ऑथराइजेशन आ जाएगा, रिपोर्ट, अदर बिल,
सॉफ्ट कॉपी डिटेल्स आएगी और पे एम्प्लॉय कॉर्नर आ जाएगा, सिस्टम एडमिन। और इसके अंदर आप किसी को दूसरे को अगर आप लॉगिन करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं तो इसके थ्रू आप दे सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो सबसे यूज़फुल होती है हेल्प के बाद लिखा है लॉगिन, जो हम मोस्टली भूल जाते हैं करना, करते ही नहीं है। इस तरह से ओपन हो जाएगी। हम इसको शायद एक बार ऑनलाइन ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा। ये ऑफलाइन चल रहा है पोर्शन, ये डीडीओ का है ना? ये वीडियो का। काफ़ी देर तक आपने लॉगिन करके रखा हुआ है ना इसको। मोबाइल नंबर और पैन नंबर जो है अपडेट करवा लें आप, ठीक है। इनको आप पढ़ने के बाद में फिर ये टेजरी फॉरवर्ड करने से पहले डिजिटल सिग्नेचर को चेक कर लें। ये मास्टर में सबसे पहले ये जो है एम्प्लॉय डिटेल आती है आपके पास, इस तरह से, कुछ इस तरह से। इसमें आप सर्च भी कर सकते हैं बिल वाइज, और बिल की वजह से बिल वाइज देख सकते हैं, और एक सर्च कर सकते हैं बाय नेम, ठीक है। आपके पास लिस्ट भी आ जाती है यहाँ पे इस टाइप। कुछ यहाँ से है, थोड़ा सा आपको धुंधला रहेगा इसमें। इसमें जब आप फिल करते हैं थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे ये फ्रीज हो जाता है डेटा, ये वाला, एक ये और एक यहाँ पे ये वाले नाम और डेट ऑफ बर्थ और ये, ठीक है। तो ये फिल करते समय थोड़ा सा ध्यान सावधानी बरतें आप। इसको आप एक बार पूरा ढंग से भरवा दें डीडीओ के थ्रू। अगर आप चेक करवाना चाहते हैं एक बार चेक भी कर लें जाके, बेटर रहेगा। ये फर्स्ट है। उसके बाद आपके पास स्ट्रेसर है। इसके अंदर आपको ये टोटली क्या है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अभी हमें एनए कर रखा है, ये री एम्प्लॉई है जिसकी आईडी मैंने ओपन कर रखी है, ये री एम्प्लॉई है। इसको हमने संविदा के ऊपर ले रखा था, ठीक है, इसलिए हमने एनए कर रखा है। बाकी सारे आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, जैसा आपके पास एम्प्लॉई है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, परमानेंट है या प्रोविजनल है या टेम्प्रेरी है। तो इसमें से आप सेलेक्ट करके ये डेटा थोड़ा सा आप ध्यान से भरें। इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, 2004 से पहले का है या 2004 के बाद का एम्प्लॉई है, ठीक है, ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये एनपीएस वाला सिस्टम जो है था, ये मेरिड या अनमेरिड है। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनकी आइडिया मैंने ओपन करके देखी है, वो अनमेरिड ही है आज तक, और रिटायरमेंट हो चुका उनका, और नॉमिनी डाल रखे हैं उन्होंने। अनमेरिड आदमी के भी नॉमिनी हैं, सन और डॉटर भी लिखे हैं उसमें, ठीक है। वो मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, बुरी बात उसमें कंप्लीट है। वो तो दत्तक पुत्र भी हो सकते हैं उसमें, वो थी, ठीक है। तीसरा आपके पास है ये पे की डिटेल है। इसके अंदर आपने जो फर्स्ट पेज के अंदर फिक्स जो फिल कर दिया है उसके हिसाब से ये पे कमीशन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कोई चेंजेस कर नहीं सकते। अकाउंट नंबर है यहाँ पे, आप इसमें ये अगर फिक्स की जगह कुछ और होता तो ये ऑप्शन खुल जाता आपके लिए, ठीक है। हमने बेसिक पे डाल दिया, ये फ्रीज हो गए डेटा सारे यहाँ से, ठीक है। और रेट ऑफ इंक्रीमेंट ये भी आपको चेक करना है कि रेगुलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एनपी नॉन, ये जो डॉक्टरों को मिलती है, नॉन प्रैक्टिशनल अलाउंसेस मिलते हैं, उसके लिए है ये।
कॉमन ही है अभी। ये मैंने तो कॉमन ठीक 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 है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल है। ठीक, इसके अंदर आप डिटेल्स हैं, जो आप डिटेल भर रहे हैं वो सेम दूसरे आपके जो भी आईडीज़ होंगी पोर्टल के अंदर, वो यहाँ से फीज होके चला जाएगा डेटा यहाँ से। ये एम्प्लॉय डेट्स हैं जिसके अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आप यहाँ से एक बार करेक्शन करके देख लें। ठीक है, अपडेट करके देख लें। अगर यहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने डीडीओ लेवल पे या फिर ट्रेजरी लेवल पर इसको करेक्शन करवा सकते हैं। अगर इन दोनों जगह से भी आपका डेटा करेक्शन नहीं हो पाता है तो एनआईसी की साइट नीचे दे रखा है, उस पे जाकर आप अपना डेटा करवा सकते हैं चेंज। कॉल डालनी पड़ेगी, ईमेल कर दें आप, उनके नंबर दिए हैं, उसके ऊपर आप अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं उनको। ये जीपीएफ नंबर और ये सारी चीज़ें, इसमें नंबर में भी थोड़ी सी अगर एक 19-20 भी हो जाए ना तो वो भी दिक्कत रहती है, तो नंबर भी आप अपने एक्यूरेट और चेक करके ही डालें। आधार नंबर इसमें नहीं डाल रखे हैं, ज़रूरी है डाल देना। जो नंबर आपके पास हैं अभी वो सारे आप इसमें डाल दें। ठीक है, वैसे वीडियो खुद भी तो सर अपडेट करता होगा अपना डाटा। मैडम आपकी डीडीओ के पास अगर 200 या 300 आदमी हैं हाँ तो वो नहीं करेगा अपडेट, और डीडीओ मोस्टली काम करते ही नहीं है, वो किसी और से करवाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर भी है ना किसी और के पास होते हैं, इसलिए काफ़ी जगह पर अच्छे जो काम हो जाते हैं। जालोर के एक चितलवाना गांव है, वहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर बिल बनाता था। 19 आदमियों के बिल थे, उसमें 20 आदमियों को बिल बना, बीच के अंदर उसका नाम और उसकी वाइफ का नाम आता था। 2 साल तक कंटिन्यू उसका पेमेंट होता रहा। तो जिम्मेदारी डीडीओ की रहती है कि सिग्नेचर उसके होते हैं। 2 साल तक इजीली अपने पैसे उठाता रहा। अब पकड़ा कैसे गया? साथ के कर्मचारी एक तो खुद उत्साहित होकर बताते कि मेरा जो किया हुआ काम है ये इस तरह से, दूसरा साथ के अनबन होते ही है तो वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे ही दी, उससे वो पकड़े गए भाई साहब। करोड़ बिल्कुल, ये 5 साल हो गए। तो रिकवरी हो जाती है। रिकवरी किससे करेंगे? संविदा कर्मचारी थे। नहीं, ट्रेजरी ऑफिसर को क्या पता है आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन से क्या बिल में ऑब्जेक्शन डाल देते हैं फिर। वो पर पहली बार अगर जाता है ना तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर में सब चीज मांगते हैं। हाँ, पहली बार ऐसे कैसे कर देंगे? सर बना हुआ है 5 उस समय जो आप कह रहे हैं ना, ट्रेजरी ऑफिसर के पास में इतने बिल आते हैं, को एक बिल को देख चेक करने में नहीं। पहली बार जिसका बनता है अभी ये आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड की बात कर रहे हैं वो अभी से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, पहले नहीं होता था, ये 5-6 साल पहले की बात है, उस समय नहीं होते थे। और अगर 100 आदमियों के बीच में अगर एक आदमी का नाम बीच में डाल दिया जाए ना तो वो चेक नहीं होता है। ठीक है, और वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब टोटल ये आया है केस, उसको देखा भी हमने, उससे पता भी किया किस तरह से किया गया ये काम, उनसे सारी डिटेल बताई इस तरह से होता है। तो अब वो तो अफसर मैं उनको सबको एक साथ ब्लेम नहीं कर सकता। डीडीओ को मालूम नहीं है कितने कैंडिडेट मेरे यहाँ। डीडीओ सर इतना ध्यान रखता होता तो इतने होते ही नहीं है। डीडीओ को अगर इतना होता ना तो डीडीओ अपना काम खुद ही करता, डिजिटल सिग्नेचर भी खुद ही करता, और जब भी ऐसा है कि किसमें सर ये तो बहुत मोटी बात है। मेरे यहाँ 17 आदमी है, उसकी पेमेंट उठनी है, वो 19 आ रहे हैं तो उसको ये तो 1 सेकंड पकड़ में आएगा, उसके नहीं आएगा। तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो भी ऐसे इजीली थोड़ी नहीं। डीडीओ तो मिला नहीं हो सकता है, उसमें हो सकता है कि एक साथ 3-4 जैसे टाइप के बिल होते हैं, उस बिल के बीच में डाल के ले जाएं। ठीक है,
डीडीओ सिर्फ सिग्नेचर करने का ध्यान रखता है, क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे जो नीचे जूनियर थे उन्होंने ये बिल चेक कर लिया है, जूनियर अकाउंटेंट के साइन हो चुके हैं, तो जिम्मेदारी वहाँ से चालू हो जाती है। कुछ नहीं देखते हैं सब, वो कह रहे हैं कि आप मतलब चोर चोर मोसरे भाई, तो सब मिले हुए थे वहाँ से। बाकी तो ये इतना पेमेंट हो नहीं सकता ना, अकाउंट्स वाले एक एक रुपये के लिए रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हो ही नहीं सकती कि 2 लाख 3 लाख या करोड़ों तक का पेमेंट हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सर एक चीज पूछ रही थी कि अगर हमारी डिटेल कोई गलत है तो वीडियो की साइड हम लोग खोलते ही नहीं, और हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे मेरिट लिखा है नहीं मेरिट? आप एम्प्लॉय आईडी खोल लें, उनकी आईडी में तो सारी डिटेल आ जाती है कि इसमें सब। काफी डिटेल नहीं आती? नहीं सारी डिटेल जो भी इसमें फिल की हुई है सारी डिटेल आ जाएगी, पर्सनल डिटेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ठीक है। पहला ये, दूसरा एसएसओ आईडी के ऊपर भी आपकी डिटेल आती है, ठीक है। उसमें एसआईपीएफ की साइट है, उस पर भी आपकी डिटेल आती है। एनपीएस अगर आपका चलता था तो एनपीएस पे भी डिटेल आपकी कंप्लीट आती है, उसमें डीडीओ चेक कर लेना आप। एनपीएस का 90% लोगों का कह रहा हूँ मैं, डीडीओ गलत है 90% लोगों का गलत है, क्योंकि मिसलेनियस में 1.25 करोड़ तो आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज पता नहीं कितनी कंडीशन हो, पता नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस में ही चल रहा है, किसके हैं पता नहीं, किस अकाउंट में जमा होंगे वो पता नहीं, गवर्नमेंट को पता है, सेफ रखे हुए हैं, उसका ब्याज गवर्नमेंट के पास है, मिलता जा रहा है उसको, क्योंकि प्राण पे देख सकते हैं साहब। वहाँ पे आप डीडीओ चेक किया आपने कभी? कभी नहीं देखा है आपने, कभी चेक किया है क्या कभी? ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप। ट्रांसफर होने के बाद आपकी आईडी के साथ हो जाना चाहिए प्राण नंबर, ठीक है, कोई लिंक है। अगर नहीं है तो आप अपनी आज की कंडीशन में चेक कर लें और डीडीओ के थ्रू इसको चेंज करवा लें, ठीक है। आगे जब भी आप क्लेम करेंगे या जब भी उस एनपीएस से रिलेटेड कोई भी मैसेज आएगा आपके पास, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। सर अब इस केस में क्या होगा, जैसे एनपीएस में बताते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1000 रुपीज होना चाहिए, अदरवाइज वो फ्रीज हो जाता है। अब जैसे हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में भी हमने कंट्रीब्यूशन नहीं किया और गवर्नमेंट बोल भी नहीं करना है, बंद कर रखा है ना, हाँ बंद करने का, लेकिन वो फ्रीज हो जाएगा, उसको कर सकते फ्रीजर नहीं होगा सर, टर्म्स है एनपीएस की है, अगर आप एक भी नहीं डालते हो 1000 रुपीज मिनिमम, तो वो शायद फ्रीज हो जाता है। मिनिमम 1000 आप डाल सकते हो, गवर्नमेंट ने बोला आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, बस गवर्नमेंट ने जब बोल दिया तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, गवर्नमेंट से पकड़ना। और आप अकेले थोड़ी है सर, कितने एम्प्लॉय हैं, सबका अगर फीस होगा तो एक साथ होगा, और सब अपना फीस 1 रुपया भी नहीं छोड़ते सर, एम्प्लॉय अपना रुपया 1 भी नहीं छोड़ेगा, गवर्नमेंट में अगर बकाया है ना वो छोड़ेगा नहीं, एक्स्ट्रा लेना हो ना तो ले लेगा, कुछ नहीं होगा। सर एक और इशू रहता है, जैसे हमारा जो G55 है उसके अंदर एनपीएस का अमाउंट है वो कुछ और आ रहा है, जो मेडिकेट देखते हैं, मैच नहीं करेगा सर, और एनपीएस की जो वेबसाइट है प्राण की जैसा, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन नवंबर 2021 तक का ही दिखाया है। सर नवंबर 21 तक का है, तो सर जो एरिया मिला था 7,000 सर, वो भी अभी तक नहीं आया सर। ठीक है, आपको 3 जगह ये अमाउंट है मिसमैच मिलेगा। G55 के अंदर आप टोटल लगा के देख लें, टोटल मैच नहीं करेगी कभी। एनपीएस का अकाउंट आपने अगर मेंटेन कर रखा है उसकी डिटेल आप चेक कर लें, वो मैच नहीं करेगी। तीसरा, एसआईपीएफ की साइड पे जाकर अगर आप एनपीएस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो अमाउंट नहीं आएगा जो आपकी एसआईपीएफ की ओल्ड साइड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये टेंशन फ्री रहें आप। ऐसा क्यों होता था? अभी तक गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चल रही है, देंगे नहीं देंगे एनपीएस वाला सिस्टम, उसके लिए सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, आप टेंशन ना करें उसकी। ठीक है, जीपीएफ की कटौती अगर हमारे अकाउंट से भी हुई है तो वो एसआईपीएफ में शो नहीं होती। वो काफ़ी जगह था, उसमें आपके पास एसएसओ आईडी के थ्रू वहाँ नीचे लिखा है अपडेट डेटा, ठीक है। आप 2 बार करेंगे, तीसरी बार उसको लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा आ जाएगा। एसएसओ आईडी के थ्रू एसआईपीएफ की साइट, और जब नीचे के ऑप्शन आते हैं अपडेट डेटा, ऐसा कुछ अपडेट करके कुछ आता है, उस पर क्लिक करेंगे, लेज़र है, उसके अंदर आपके जिस मंथ का ड्यू है उसको चेक कर लें, आपके G55 से मैच करा लें, और सामने
सबमिट वाला है उसको 2 बार करें। अभी 2 बार होगा। अगर इन केस अगर नहीं आता है, आप SIPF की जो डिपार्टमेंट है उनसे कंसल्ट कर लें। वो आपका अभी काफ़ी ये कि साइड में थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, तो काफ़ी लोगों का हो नहीं रहा है। जैसे मैंने भी करने की कोशिश की, तो 3 दिन तक कंटिन्यूएशन में आप वाली कंडीशन हुई, वो वैसे के वैसे रहा। एक जगह अभी मैंने अपडेट किया तो उसमें नीचे क्या हुआ कि जो मंथ था 2021 के अंदर एक एंट्री कम थी, वो एंट्री हट गई वहाँ से, और 2022 के अंदर जो एंट्री 3 नहीं थी वो एंट्री आ चुकी है, एक जगह तो डबल आ गई है। 4 बार आ जाएगी, वो प्लस होके आ जाएगी इसमें। अपडेट हो रहा है सर, डेटा आप लोगों का डेटा अपडेट हो रहा है, आप टेंशन ना लें। आपका डेटा जब अपडेट हो जाएगा तो ये जो कह रहे हैं मार्च तक जो है फाइनेंशियल ईयर तक कंटिन्यूएशन में इसको अपडेट कर रहे हैं आपके साथ साथ, और अप्रैल के बाद आप एक बार फिर से चेक कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है SIPF की जो डिपार्टमेंट है उनसे कंसल्ट करके इसको आप सही करवा लें। टाइम वो आप जो आपने जन आधार बनाया था उसमें जन आधार की डिटेल जो डाल रखी है SSO ID के ऊपर, उसको अपडेट कर लें, उसको चेक कर लें, चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगी। इन नहीं लगा था, पहले बेसिक कम थी, 7 पे लगा नहीं था, उसके आधार से लेके सीम दिखा रहा था। वापस आप अपडेट करवाएं, आप एक बार अपडेट करवा लें अपना। अगर ये कंडीशन हो रही है, आप अपनी जन आधार और अपडेट करवा लें फिर से, ठीक है। वो खुद ही कर सकते हैं आप उनकी साइड पे जाकर। NPS में आप अपने DDO के थ्रू एक बार करवा सकते हैं। अभी DDO के पास अगर पावर नहीं है तो SIPF जो डिपार्टमेंट है वहाँ जाके आप नॉमिनी की डिटेल जो है, आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, और उनके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। वो अभी वैसे ही थके हुए हैं अच्छे खासे, वो डिटेल आपकी अपडेट करते करते। कहाँ पे हैं आप? कर देंगे सर, उनको भी अभी थोड़ा सा ये है, करेंगे, उनके थ्रू ही होगा वो, ठीक है। और नहीं तो NSDL की साइड के ऊपर नीचे दे रखा है डिटेल, उन पे आप कॉल करिए, टोल फ्री नंबर भी है उन पे और ईमेल एड्रेस भी है, तो वहाँ पर आप अपने जो समस्या है वो बता दीजिए, उनके थ्रू जो भी अगर सॉल्यूशन हो चुका हो कर देंगे वो, नहीं तो लोकल लेवल पर जो भी होगा उस अधिकारी का नाम आपको बता दिया जाएगा, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपकी बेसिक डिटेल से रिलेटेड है। मोस्ट जो है सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं रहती है और आगे की चीज़ें फिर गड़बड़ हो जाती है मोस्ट, ठीक है। इसमें अभी तक आप लोगों ने ये नहीं डाल रखे होंगे, यहाँ पे ये जो है एम्प्लॉय नॉमिनी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डाल दीजिए नॉमिनी, अगर आपने नहीं डाला है तो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। वीडियो के थ्रू करवा दें, माइनर्स को भी डाल सकते हैं इसमें, डाल दीजिए, फिर गार्जियन आप ही रहेंगे उसमें। इसमें इमेज आपने अगर नहीं डाल रखी है तो इमेज आप नहीं डाल सकते हैं, और सिग्नेचर कम्युनिकेशन आपने जो सर्विस बुक में आपने डाल रखे हैं ना, वो आप स्कैन करके डाल सकते हैं आप। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी पेंशन केस आपका ऑनलाइन बनेगा ना, वो डेटा यहाँ से ऑटोमेटिकली फीच होकर वहाँ जाएगा, तो वहाँ पे आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्रॉप नंबर कुछ हो तो आपके इसमें डिटेल आप डाल सकते हैं। बिल बनाने का प्रोसेस ये होता है कि इसमें बिल एलोकेशन में जाकर आपको जो बिल है उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो एलोकेशन दे रखा है, एक मॉडिफिकेशन दे रखा है। मॉडिफिकेशन में अगर आपने बिल नंबर पहले दे रखे हैं तो उसमें कोई करेक्शन करना चाहें तो आप इसके मॉडिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एलोकेशन के अंदर आप रिवर्ट होने के बाद भी मॉडिफिकेशन में जाना पड़ता है, रिवर्ट होने के बाद में मॉडिफिकेशन में जाने की जरूरत नहीं होती सर, ठीक है।
अगर आपको वहाँ से हटाना है, डिलीट करना है, तो आप मॉडिफिकेशन के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। बाहर भी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल पेंडिंग बिल डिलीट ऑप्शन दे रखा है, उससे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास कैटेगरीज आ जाती है, किस टाइप का कोई बिल बनाना है आपको। सैलरी ऑटोमेटिक आजकल ऑटो प्रोसेस हो जाती है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। संडे लीव बनाना है, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। डीए बनाना है, बोनस बनाना है, टीए, मेडिकल, एफएससी, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास हैं। जैसा बिल आपको बनाना है वो आप सेलेक्ट करिए। हेड आपको पता होना चाहिए किस हेड के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे सरेंडर कर रहे हैं तो इसमें, या एफएससी कर रहे हैं तो एफएससी के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं काफ़ी सारे, किस टाइप के एफएससी बिल बनाना चाहते हैं आप, ठीक है। थर्ड पार्टी में बना सकते हैं, मोस्टली क्या हम थर्ड पार्टी के अंदर बना लेते हैं। और इन केस अगर आपके यहाँ पे कोई लेक्चर देने के लिए आ रहा है तो ऑनोरियम का बनाना है, तो आप ऑनोरियम के थ्रू उसमें डेटा, मास्टर डेटा आपको फिल करके रखना होता है पहले से, हैं। एफपीसी सर इसमें ये कॉन्ट्रीब्यूशन बिल होता है, मानदेय जो बिल होता है, जितना भी आपको वेजेज है थर्ड पार्टी को, मतलब आप जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको अगर आपको पेमेंट करना है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर वो अपनी आईडी से उनको पेमेंट करना है, आपको पेड बाय मी जैसे बिल हैं, या तो उनकी आईडी से कर सकते हैं या उनका मास्टर एक अलग से क्रिएट कर सकते हैं। अदर कोई बैंक का अगर डिटेल, कुछ एम्प्लॉय होते हैं कि मेरे जो सैलरी अकाउंट है उसके अंदर पैसा नहीं आना चाहिए, तो अपनी दूसरे बैंक की डिटेल और अपना नाम दे देते हैं, तो थर्ड पार्टी में उनका मास्टर पूरा तैयार हो जाता है। इसके अंदर फिर आपको कौन से मंथ का बिल बनाना है वो मंथ आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। पहले तो क्या कि आप पुराने से कर भी लेते थे और बना भी लेते थे, आजकल वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। फिर ईयर, उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा ऑप्शन ज़्यादा आते हैं, आप सब फुल फिल कर देते हैं। नीचे आप सबमिट करने जाते हैं, वो कहता है डेट आपकी मिसमैच हो रही है, तो आपको डेट एक बार क्लिक कर लेनी चाहिए वापस, ये ओपन करके आपको क्लिक करना होता है। फिर आगे आप जाके दूसरे फिल कर सकते हैं। बिल नंबर आजकल आप लोग तो देते नहीं होंगे शायद, ऑटोमेटिक, तो आप लिखते नहीं कुछ भी। बिल रजिस्टर में आप चढ़ाते हैं उसको, हमारे बाबू चढ़ाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? पुराना जो बिल नंबर है, जैसे आप तो रेफरेंस नंबर ही चलते हैं, पर रेफरेंस नहीं अभी कहाँ डालेंगे, रेफरेंस नंबर तो आया नहीं इसमें, जो लास्ट बिल होगा ना उसके बाद वाला नंबर देंगे इसमें। वो नेक्स्ट नंबर आएगा। जैसे कौन सा नंबर, आप वो जो रेफरेंस नंबर जो आ रहा है उसके नेक्स्ट नंबर देंगे, जैसे मैनुअली 10वां नंबर का बिल था लास्ट एफसीसी, ठीक है। तो वो 11 नंबर डाल देंगे, नहीं भी डालना तो आजकल ऐसे मैंडेटरी। हमारे यहाँ से कोई ट्रांसफ़र एम्प्लॉय आए हैं कोटा से, तो उन्होंने बताया कि आप क्या करते हो यार, ये बार बार क्या नंबर डाल रहे हो यार, रजिस्टर में आप एंट्री कर रहे हो। मैंने कहा क्या करना है, क्या आप रेगुलर नंबर क्यों डाल रहे हो, एक नंबर डाल दो ना। वो हर एक बिल के अंदर एक नंबर डाल रहे हैं, शुरू से लगाकर आज तक जितने भी बिल बनाए उसने एक नंबर से बिल बनाए और बिल ले देता है। पे मैनेजर को कुछ देखो सर, सिस्टम ये है, कंप्यूटर का सिस्टम ये होता है कि डेटा आपने जो दिया है गलत है या सही, कंप्यूटर को लेने से मतलब है। वो गलत है या सही उसका उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता, कंप्यूटर को आप चला रहे हैं, ठीक है। जैसा आप गलत देंगे वो गलत ले लेगा, उसके लिए सही है, रिजल्ट वो उसी के हिसाब से देगा। तो वो एक नंबर से चला रहा है कंटिन्यूशन में, आज तक एक ही नंबर है उसका बिल, एक ही बिल बना है। आज की पूरे इतने साल एंड होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, पर एक नंबर रहेगा, नंबर 1 का बिल बना है। ऑडिट पैरा बनेगा जब दिक्कत आ जाएगी उसके सारी। तो हम तो एक्चुअली जो नंबर चल रहे हैं रजिस्टर के अंदर 134 चल रहा है, 135 चल रहा है, वो नंबर डालकर फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर डाल के डेट, और उसके बाद में रेफरेंस नंबर भी डाल देते हैं और उसकी डेट, और किस टाइप का बिल बना है, किस पर्पज़ से बना है, किसको पेमेंट हो रहा है, वो सारी डिटेल हम डालकर डीडीओ के सिग्नेचर से वेरीफाई करवा देते हैं, जिससे कल को ये नहीं कह सके डीडीओ कि आपने ये बिल अपने स्वार्थ के लिए बनाया था या मुझे जानकारी नहीं है इस बिल की। सिग्नेचर से वेरीफाई हो गया, बिल हमको चेक करवा दिया, और पर डे का करवाते हैं हम तो। अगर पर डे नहीं कर पाता तो पर मंथ या 15 दिन के अंदर उसके सिग्नेचर होते हैं, चेक कर लें। बिल सारे लाके दे देते हैं उनको, आप चेक कर लें मैनुअल। कल को ये गलती रह भी जाती है, सिग्नेचर डीडीओ के हो रहे हैं डिजिटल, तो सारी जिम्मेदारी डीडीओ की रहेगी, कर्मचारी की नहीं रहेगी। जब वो डीडीओ फंस जाएगा तो कर्मचारी को शहीद कर देगा,
ये कंफर्म है, तो बनाने वाला सेफ रहे पहले से। यहाँ पर आपने जो ग्रुप बना रखे हैं, जैसे अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, एक ही ग्रुप में आप सारा पेमेंट कर नहीं सकते हैं, वीडियो कोड सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमने इतने सारे ग्रुप बना रखे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जूनियर अकाउंटेंट्स के बैचेस आते हैं जो फाउंडेशन कोर्स के लिए आते हैं 3 महीने के लिए, उनकी सैलरी का जो है वो प्रोसेस हमको करना पड़ता है। 3 महीने पूरी सैलरी हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू उनको दी जाती है, तो हमको अलग अलग ग्रुप बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट तो हमारा ये GR1 हमारा ग्रुप है। GR2 के लिए हमने ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी आते हैं एम्प्लॉयज़ या जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी बिल होगा वो हम GR2 में बनाएंगे। 3, 4, 5 हमने बना रखे हैं जूनियर अकाउंटेंट्स जो आए थे हमारे यहाँ सैलरी जिन्होंने यहाँ से ली हैं, उनके लिए अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। और उसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और 8 और 9 हमने बना रखे हैं संविदा कर्मचारियों के लिए, री एम्प्लॉय जो होते हैं एम्प्लॉय, उनके लिए हमने बना रखा है। और शायद 10 बना रखा है हमने जो हमारे यहाँ से रिटायर्ड हो चुके हैं पर्सन, उनका डेटा हमने उनको अलग से रखा हुआ। इन केस अगर कुछ भी पेमेंट उनको रिटायरमेंट के बाद करना होता है तो हम इस ग्रुप में उनको डाल देते हैं, जिससे कि रेगुलर सैलरी में परेशानी ना हो। ये अगर इन केस अगर आपका बिल है, आप ज्वाइन कर लेते हैं, 15 तारीख तक का सिस्टम रहता है किसी भी डिपार्टमेंट में। अगर आप 15 तारीख तक अगर सर्विस कर लेते हैं तो सैलरी बिल आपका वहीं से बनेगा जिस डिपार्टमेंट में आप थे ट्रांसफ़र होने से पहले। 16 तारीख को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बिल पुराने डिपार्टमेंट से बनेगा। ये नहीं है कि वो टोटल पूरे महीने का बनेगा, 15 दिन का नहीं। अगर DDO नहीं चाहता है तो 15 दिन का पार्ट पेमेंट बनाकर आपको आपकी ID ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। मोस्टली हम क्या करते हैं, सैलरी अपनी सैलरी बना दी, किसी एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र हो गया 15 तारीख को, तो उसकी सैलरी हमने बना दी और ID ट्रांसफ़र कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक उसकी सैलरी आपके इनकेस नहीं हो जाती है ID ट्रांसफ़र नहीं करें, ठीक है। वो मिसमैच हो जाता है क्योंकि आपका जो ट्रेजरी है वो अलग है और दूसरी ट्रेजरी अलग होगी, DDO कोड अलग होगा, ठीक है। तो उससे सैलरी सबकी अटक जाएगी, ठीक है। आप पूरे महीने का ही बनाने की कोशिश करते हैं। मोस्टली सारे DDO ये करते हैं कि अगर 16 तारीख को ज्वाइन कर रहा है तो पूरे महीने की सैलरी वो अपने DDO कोड से ही बना देता है। फिर उसके बाद में LPC जारी कर कर वो नए मंथ से जो है सैलरी नए डिपार्टमेंट से बन जाएगी। लास्ट पे स्लिप जो आपको लास्ट में दी गई है, क्या पेमेंट आपको दी गई थी, क्या डिडक्शन कर रखे हैं, आपके इनकम टैक्स में कितना डिडक्ट कर रहे हैं, SIPF में कितना कर रहे हैं, आपका कोई लोन चल रहा है क्या, ठीक है। आपके लोन के अलावा कोई और रिकवरी बाकी है क्या, ROP कोई है, ठीक है। वो DDO के पास चली जाती है LPC से। और आपका लीव का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी DDO को भेजी जाती है LPC के साथ ही। इसके अंदर अगर आपकी सैलरी अगर रह जाती है किसी कारण से या ऑब्जेक्शन लग जाता है तो अदर सैलरी रिक्वेस्ट के थ्रू आप अपने जो है डिटेल फिल कर कर सैलरी बनवा सकते हैं। कुछ इस तरह से ओपन होगा। इसके अंदर मंथ, ईयर, उसके बाद में बिल का टाइप, कौन से ग्रुप में हैं आप, उसके बाद ठीक है नाम आ जाएगा एम्प्लॉय का, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या था उसकी सैलरी नहीं बनने का, रीज़न क्या था वो रीज़न आप डाल दें। उसके बाद कितने डे की बनाएंगे आप, कितने दिन की सैलरी उसको देनी है आपको, वो डाल दें। उसके बाद में बिल का टाइप, फिर जो है रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो आपने रीज़न लिखा है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर आपको इसमें ये लिखा है कि आपको डिडक्शन करना है या नहीं करना है। अभी हमने नो यस कर रखा है। अगर आपको डिडक्शन नहीं करवाना है GPF SI का तो आप नो कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। डिडक्शन करवाना है तो यस कर दें। जो भी डिडक्शन आपके पुरानी सैलरी से हो रहे थे वो सारे डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। मोस्टली 15 दिन की सैलरी होती है तो डिडक्शन नहीं करते, पूरे मंथ की सैलरी होती है तभी हम डिडक्शन करते हैं उसके अंदर। ये कुछ बिल के टाइप्स है जिसको आप देख सकते हैं। इसमें सैलरी प्रिपरेशन का है, DA प्रिपरेशन का है। इसके अंदर एक पहले तो ये सिस्टम था कि एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर जाकर आप एम्प्लॉय की जो डिटेल्स हैं
या अलाउंसेस है या डिडक्शंस हैं, उनको आप अपडेट कर सकते थे। आजकल ये सिस्टम होता है, डीडीओ के पास ओटीपी आता है, उनके थ्रू ही आप ये इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। डीडीओ की बिना जानकारी के आप कुछ भी करेक्शन इसमें नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट के थ्रू जो भी डिडक्शन या अलाउंसेस उसमें ऐड करना है वो भिजवा सकता है अपनी आईडी के थ्रू, ठीक है। इनकम टैक्स के लिए जो भी आपने डिटेल इसमें दे रखी है, जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे जो भी आपने कैलकुलेशन अपने 16 नंबर फॉर्म के अंदर कर लिए मैनुअली, वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद में आपको रिपोर्ट के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं। काफ़ी लोगों के पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कोई प्रोग्रामर्स ने किन्ने बना दिए या कहीं से बोरो कर लेते हैं, उस फॉर्म को आप फिल कर देते हैं। स्टार्ट में आपकी डिटेल होती है, बेसिक डिटेल आप फिल कर देते हैं, आपकी सैलरी। तो डीडीओ अगर यहाँ से ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन भर के भेजेगा तो फिर मतलब वो यहाँ से बिल सबमिट करना है? वो नहीं आ रहा मैम, ये तरीका नहीं है। अच्छा, ये इससे वो ऑनलाइन कहीं से एक्चुअली ये अपडेट नहीं है मैडम, इसमें अगर आप डाल भी दोगे तो ये एक्यूरेट नहीं निकालेगा, ठीक है। वो बेटर रहता है जो आप किसी के GA55 के थ्रू बनवाते हैं, फॉर्म भरते हैं। ठीक है। उसमें क्या कि जो आपने डिडक्शन, जैसे आप डिडक्शन के अलावा भी कुछ, नहीं सर, मेरे को इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉब्लम आ रही है, मेरा रिटर्न अभी तक नहीं आया है, वो समस्या है। अब वो हमेशा ये बताता है कि पैन नेम और अकाउंट नेम डजंट मैच। वो मैच नहीं हो रहे हैं तो उसमें देखिए, आपने पैन नंबर और जो आधार नंबर थे उन दोनों को अगर मैच कराया था, ये मैंडेटरी कर दिया था। अगर दोनों के नाम में कुछ भी एक अक्षर का भी फ़र्क है तो नहीं आएगा। तो डेट ऑफ बर्थ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो अब इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्टेक्ट करें। CAC करवाया, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नाम का ही इशू हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। नाम में मेरे करेक्शन था सर, तो मैंने वो 7-8 साल पहले करा लिया था करेक्शन। पैन नेम में मैंने करवा लिया था। तो एक बार आप उनसे कंसल्ट कर ली, एक बार इनकम टैक्स से। कुछ मैं आपको एक बिल बना के बता देता हूँ, उसमें टीए का ही बता देता हूँ। टीए के अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं, आपके पास ये वाला एडजस्टमेंट टीए है, एडवांस टीए बिल है, इसके बाद में कैंसिल जर्नी है, फॉरेन जर्नी है, स्पॉन्स टीए बिल आ रहा है। नॉर्मली हम टीए बिल यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसफर टीए भी बनता है। टीए बिल बना दिया, इसका हेड अपना 03 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट है 03 बनेगा इसका, 03 है। उसके बाद में कौन से मंथ का बनाना है आपका, आपके पास ऑर्डर होने चाहिए, जो भी आपने ट्रैवल किया है उसके ट्रैवल के ऑर्डर होने चाहिए आपके पास, डेट। उसके बाद में आप बिल नंबर, आप इसमें बिल नंबर जो आपके रजिस्टर में आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, वीडियो के एंड में वो सेम वही आ जाएगी प्रोसेस, तो वही आएगा मेन, तो आगे वाला प्रोसेस तो वही आएगा। ये डीडीओ के लेवल से करवा रहे हैं हम। कितना है, अगर आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के हैं क्या? कितना पुराना है? डीडीओ 1 साल से पहले का होना चाहिए, उसके बाद में परमिशन लेनी पड़ती है डीडीओ को भी। टाइम बार्ड वाला केस हो जाता है तो डीडीओ परमिशन लेकर उस बिल को बना सकता है। इतने पुराना बिल कैसे रख दिया सर? कारण 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 जो उधर बैठते हैं, जो भी उनके बना दिए और जो उधर ध्यान नहीं दिया उसके बड़े मतलब को रजिस्टरमेंट ये सर एक शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा अपने संबंध अच्छे बना के रखें और अवेयर आप खुद अवेयर रहेंगे ना अपने बिल के लिए, तो आपका बिल पहले बन जाएगा, ठीक है। और बजट सर एक बात है, आप कह रहे हैं बजट नहीं आता है, तो दूसरे बिल बनने बंद हो गए हैं,
टीए बिल बनता नहीं है। पे मैनेजर में ऐसा कुछ कर दो तो पहले बिल बनता है, वो जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक दूसरा बनेगा नहीं। अब डीडीओ को पता थोड़ी, पे मैनेजर को पता नहीं है कि आपने कब ट्रेवल किया है, आपके अधिकारी ने कब ट्रेवल किया है। एंट्री होती है ना सर, अपलोड होता टाइम आता है, वो आपके डीडीओ लेवल पे ही है, डीडीओ ही है, डीडीओ कर सकता है। आप लेटर बना के भेज दें कि आपके इतने 3 साल से जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, टीए बिल बन नहीं रहे हैं। आरटीए तो बाद की बात है सर, आरटीए लगा के अपना संबंध क्यों खराब करें, सर्विस आपको अभी करनी है। अगर आप सर्विस करने को कहीं और ट्रांसफर होके जा रहे हैं या आपका प्रमोशन हो गया है तो अब आप आरटीए लगा के जाएं आराम से, तो आगे के जो भी पीछे के कर्मचारी हैं उनका भला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करें, एक बार आप रिक्वेस्ट कर लें और लिखित रूप से एक बार दे दें उनको। सर फिर भी एक लिमिट टाइम तो होता ऐसा कुछ नहीं डीडीओ पे, मैडम डीडीओ पे सर 1 साल के बाद टाइम बार्ड के लिए 1 साल के बाद आपको हर बिल के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो भर के दिया हुआ है, अगर 2 साल तक नहीं उठा तो फिर टाइम बार्ड बोल करके एक एफिडेविट, वो तो 1 साल बाद में भी बता सकते हैं, 50 रुपए का स्टाम्प लगा के वो आपके अधिकारी के ऊपर है साहब, कैसे देते हैं वो। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास में लिखा हुआ। ये सक्सेसफुली हो गया है, यहाँ पे आ गया है टीए बिल कितने उठाए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में परचेज देखते हैं। मोस्टली ये 3 चीज़ें वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन से डिपार्टमेंट के हिसाब से जा रहे हैं वहाँ पे, और आपके जो ऑडिट करने आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसकी सैलरी आ गई, उसका ऑफिस का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो आप बिल का टाइप है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बनाया नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। न्यू बिल बनाएंगे हम, इसके अंदर यहाँ पर इसकी जनरली सैंक्शन ऑर्डर जो उसको ऑर्डर दिए गए हैं उसके नंबर, और यहाँ पर डेट, ये आगे डिटेल सारी, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ये स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछा जा रहा है वो आप फिल करते रहें, फिल कर ले। इन केस अगर आप नए हैं या आपको कोई करने में दिक्कत आ रही है, टीए बिल या मेडिकल में कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, पे मैनेजर के अंदर यहाँ पे हेल्प आती है नीचे लिखी हुई, उस पर क्लिक करें, स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा किस तरह से बिल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको हेल्प नहीं मिलती है तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए टीए बिल बनाने का प्रोसेस, टीए बिल कैसे बनाना है, आपको किस टाइप का टीए बिल बनाना है, ट्रांसफर टीए कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इस तरह से पूरा बिल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो बिल है उसको बनाने के लिए किसी को भी आपको पूछने की या आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर मिल जाती है, मोबाइल पे मिल जाएगी, आपके नेट सिस्टम पे मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। कहाँ से आपने जर्नी चालू की है? अभी सर हम टीए बिल बनाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अमाउंट आया 3000 रुपये, तो जो बिल जनरेट होता है प्रिंट आउट लेते हैं उसमें तो 3000 ही लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑनलाइन दिखाता है उसमें 6000 दिखाता है। ऐसा क्यों, डबल क्यों दिखाता है? वो डीए लग के आता है सर आपका बिल, टोटल 3000 आ रहा है। आपका जो एनेक्शन आ रहा है ना, एनेक्शन में जो अमाउंट आ रहा है लास्ट नीचे आता है लिखा हुआ। ठीक है, एनेक्सर का जो प्रिंट ले रहे हैं सर उसमें वो 3000 ही दिखा रहा है। प्रिंट ले रहे हैं, जो बिल हमारा पास हो रहा है हमें मिल रहा है अमाउंट वो भी 3000 रुपये है, लेकिन जो ऑनलाइन है यानी जिस जो हम भर रहे हैं उसमें वो अमाउंट 6000 लिखा हुआ, डबल लिखा हुआ है जो भी अमाउंट भरा है उसका। ऐसा क्यों? ये तो मैंने आपके मुंह से सुना है, बाकी आप सर अभी ये एनेक्सर देख लो सर, बिल स्टेटस में दिखाता है वो इस टाइप का, अमाउंट डबल दिखाता है जबकि जो जनरेट होता है उसमें आधा ही दिखाता है वो सब यही बोलते हैं तो दिखा रहे हैं। ये साइट की प्रॉब्लम आ सकती है। जो पेमेंट आपको मिल रहा है ना, आप जो फाइनली आप जब ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं उस समय जो अमाउंट आता है वही अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। डीडीओ के टाइम में आपको शो करने के लिए मैंने आपको बताया ना यहाँ पे भी कि आप यहाँ पे अगर बिल नंबर डाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली दिखा रहा है, या डीडीओ फॉरवर्ड कर रहे हैं आपको सक्सेसफुली दिखा रहा है, पर आप जब वापस चेक करते हैं व्यू बिल स्टेटस में जाके चेक करते हैं उस समय वो बिल आपकी डीडीओ की साइड पे मिलता है। ये टेक्निकल एरर आपको मिल सकती है,
इसमें मैंने ये भी बताया J55 के अंदर आप जो आपका J55 निकल रहा है उसमें डिडक्शन जितने हैं उनकी टोटल आप लगा के देख लें, आपके अलाउंसेस की टोटल लगा के देख लें, वो मिसमैच मिलेगी आपको, वो एक्यूरेट नहीं मिलती है, कुछ एरर्स है इसके अंदर। ठीक है, तो जो आप जब वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं या ट्रेजरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है टीए बिल के अंदर वही अमाउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, 6000 दिख रहा है तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या इसकी साइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आता नहीं है ना सर, आपके पास कितना आता है? वो दिखा कभी कभार ऐसा एरर दिखा देता है। एम्प्लॉय तो सर काय इसमें आपने जब जर्नी स्टार्ट की है उसका टाइम, हाँ डेट और टाइम दोनों इसमें आपको डालना है। इसमें टिकट तो अपलोड करना नहीं होता सर? नहीं, टिकट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड एसी का है तो उसमें आपको ये टिकट लगाना पड़ता है। बस से अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, डिटेल आप भर दें और जो डिस्टेंस है बाय कार गए तो कार का ऑप्शन दे रखा है इसमें, वो कार आप सेलेक्ट कर ले, उसमें डिटेल आप भर दें, 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पेमेंट हो जाएगा। खुद के पेमेंट से भरते हैं तो मांगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बनाई फॉरवर्ड ही नहीं होता, फॉरवर्ड ही नहीं होता। हमने मोस्टली सारे टिकट जो है डीडीओ की आईडी से ना सॉरी एम्प्लॉय आईडी से बनाए हैं। उसमें बस का किराया डाला है और जो अमाउंट और जो डिस्टेंस है वो एक्यूरेट ही डाला है जो है, तो हमसे अभी तक नहीं मांगा है ट्रेन का पीएनआर नंबर वगैरह भर दिया, वो तो दिक्कत उसमें। आप उसे अपलोड नहीं करोगे ना। आपने अगर पीएनआर नंबर भरा है तो आपको टिकट लगाना पड़ेगा सर। ठीक है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है, बस का ही दिया है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, बस का नाम ही नहीं दे रहे या उसके नंबर ही नहीं डाल रहे हैं तो आपको टिकट नहीं मांगेगा आपसे। तो मान लीजिए यहाँ पर आप ये 22 बजे का डाल दिया है मैंने रात का, अराइवल कहाँ जाएंगे आप उसकी जगह आप डाल दें। फिर आप कहाँ कब पहुँचे वहाँ पे तो उसकी डेट, जैसे यहाँ हमें आना होता है मंडे को, कुछ लोग संडे को शाम को यहाँ आ जाते हैं, हालांकि सुबह ही चल देते हैं वहाँ संडे को, शाम को ये कैसे मिलेगा? आपके ऑर्डर में आपको कब आने के लिए बोला गया है तो बस वो संडे से ही काउंट होगा सर। आप सैटरडे को आओ तो उसको कोई लेना नहीं, आप अपनी सहूलियत के लिए आ रहे हैं। आपके ऑर्डर में आपको मंडे को यहाँ पहुँचने का टाइमिंग दे रखा है और आपकी जर्नी का टाइम दे रखा है कि मैं जर्नी आपको, अगर ऐसी जगह है जहाँ पर 2 दिन का ट्रैवल करना आवश्यक है तो उस कंडीशन में आपको डीए मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। एक्चुअल जो टाइम है वो बिल्कुल इसी में हेडक्वार्टर आपका कौन सा रहेगा, जहाँ से आप जा रहे हैं वही आएगा यहाँ पे वापस। ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है जिससे आप ट्रेवल कर रहे हैं और आप एलिजिबल है। यहाँ नाम देने से कुछ नहीं है, आप देख के मतलब खुश हो सकते हैं। एलिजिबल आप किस कैटेगरी के हैं उससे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया ना वॉल्वो का आपको आप एलिजिबल ही नहीं है, लोकल बस के थे या थर्ड एसी के थे या स्लीपर के थे, आप वॉल्वो में जाओगे तो आपको पेमेंट वही मिलेगा जो आप एलिजिबल है। बस से ही कर लेते हैं हम नॉर्मली। इसमें स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर स्टेट जाना है आपको। अगर आपके पास कोई ऑर्डर है राजस्थान से बाहर जाने के तो उसके लिए आप या जहाँ पर भी आपके ऑर्डर दिए हैं उस हिसाब से, अगर जयपुर जा रहे हैं तो राजस्थान ही रहेगा इसके अंदर, या अदर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा वो सर। डेस्टिनेशन कहाँ की आपकी, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप डेस्टिनेशन क्या है वही काउंट बिल्कुल। तो आगरा से ट्रेन लास्ट कहाँ जा रहे हैं? तो उसको वो नहीं आता, आप कहीं से घूम के आओ सर वो नहीं मिलने वाला आपको, यही मिलेगा। ठीक है, आप जयपुर जा रहे हैं तो स्टेट कैपिटल में, अदर कहीं जो जयपुर के अलावा कहीं जा रहे हैं तो अदर
आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से DA और जो है रेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ आ गया 100 रुपये, ऑटोमेटिकली आ जाएगा लिखा हुआ इसमें। यहाँ 150 रुपये टैक्सी का किराया आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये एक तरफ का ही है सर। सर फिलहाल हम स्टार्ट जोधपुर से चल रहे हैं जयपुर के लिए, तो फिलहाल जयपुर पहुँचेंगे, उसके बाद दूसरा वापस आने की व्यवस्था करेंगे सर, ठीक है। अब इसमें कंडीशन में हमें 2 बिल भरने होंगे। 2 बनते हैं सर, ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वापस रिटर्न का आएगा बिल, ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो वो आपको वापस फिल करना होगा, उसके अंदर DA आ जाएगा। तो ये टिकट का नंबर आपके पास हो तो डाल दें, अदर ये नहीं तो आप सीधा यहाँ से डिस्टेंस डाल दें, उसके बाद में यहाँ फेयर डाल दें। कितना है ये 340 से 330 होगा शायद, लमसम ही डाल रहा हूँ मैं इसमें। इसमें आपकी जर्नी का कारण क्या था वो भी आपको सेलेक्ट करना होता है। ट्रांसफ़र से गए आप या रिटायरमेंट से गए, ड्यू टू नॉर्मली जो है आप गवर्नमेंट टूर ही होता है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका फेयर लिख दिया आपने, रीज़न आप रिमार्क में अगर लिखना चाहें तो बेटर रहेगा, आपका बिल कहीं ऑब्जेक्शन में नहीं रहेगा। यहाँ आप लिख देते हैं आपकी जर्नी का रीज़न क्या था, रिमार्क का आप डाल देते हैं इसमें, ठीक है। डालने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। टोटल जोड़ के आ गया आपका 580 रुपये, ठीक है। इसमें कहीं आपको DA नहीं दिखाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट कर लें। ये आपसे पहले भी कह देता है, जब भी आप डेटा सबमिट करेंगे इससे पहले कह देगा एक बार चेक कर लो आप, इसमें कुछ गलती नहीं रहेगी वो, ठीक है। नील नहीं आप डाल दें, जर्नी का रीज़न क्या था डाल दे, बेटर ही रहेगा, उससे बेटर रहेगा वो क्लियर हो जाता है बिल किस चीज़ के लिए है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगी डिटेल आपकी, स्टार्ट, बिल नंबर, और उसके बाद में फॉर्म फ्रॉम टू प्लेस, फिर टाइमिंग, उसके बाद में अमाउंट। अच्छा, यहाँ पर भी एडिट का ऑप्शन है। यहाँ आप एडिट कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको सही नहीं लगता है, ठीक है, तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट जर्नी का भी है इसके अंदर, शॉर्ट में कोई अगर बीच में कहीं आप रुके हैं, आपको ऑर्डर दिया गया कहीं रुक के फिर आगे जाना है, तो उसकी भी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हैं। शॉर्ट पे जाके क्लिक करना होता है, ठीक है। अगर वो आपको ऑप्शन दे रखा है ना ऊपर से, आप जब वो अदर स्टेट के अंदर जाते हैं या ऐसे कुछ, वहाँ पे शॉर्ट जर्नी का ऑप्शन हो सकता है, कहीं रुक के फिर आगे आपको जाने का होता है, ठीक है, उसके हिसाब से चलेगा। शॉर्ट पे गए फिर वो ऑटोमेटिक आता है, ऑटो आता है वो, जो आपकी जो कैटेगरी है ES, ठीक है। हाँ, शॉर्ट पे गए फिर क्या खुलेगा इसमें? इसमें क्लिक कर, आप जब ऊपर ऑप्शन डाल देते हैं, जैसे अदर स्टेट का डालेंगे ना, तो वहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा कहीं बीच में, फिर उसके बाद में आगे जाएंगे तब ये शॉर्ट का ऑप्शन आपके ओपन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, वापस जयपुर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं होती। वापस वही है स्टार्ट, आप जर्नी कब से स्टार्ट कर रहे हैं, किस डेट को चालू कर रहे हैं। यहाँ पर डेटे मिसमैच नहीं होनी चाहिए, जैसे आप 11 और 12 तारीख की जर्नी कर रहे हैं, वापस आप 11-12 की वापस डालना कोशिश करेंगे तो मिसमैच हो जाएगी, वो नहीं करें, ठीक है। टाइमिंग, यहाँ वापस आप अराइवल का वापस जोधपुर के लिए है, वापस आप आएंगे 14 तारीख को। जैसे यहाँ से अलवर जाना है और जयपुर रुकना हो, सर आपको अगर दिया हुआ है बीच में कि रुकने के लिए परमिशन दे रखी है, आपके ऑर्डर में है कहीं इन्फॉर्मेशन, तो फिर आप को ये अलग से ऐसे बनेगा, बिल्कुल जयपुर से अलवर आएगा। यहाँ आ गया 2.7, ठीक है, डेज आ गए, यहाँ आ गया 950 रुपये। ऑटोमेटिकली ये खुद कैलकुलेट कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। दिए आपका 700 रुपये हो जाएगा। फिर ये बोला जाता है 2.7 होता है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है, ये 2 कर दो ना, आप क्या दिक्कत हो रही है।
आपको अगर बिल इजीली आपको क्लियर करवाना है तो 2 कर दो, ठीक है, ये तो है मेरी सलाह। और अदरवाइज़ अगर आपको एक्स्ट्रा ही है 2.7 के हिसाब से ही लेना है तो फिर आपकी दिक्कत ही आएगी, या तो फ्री कर दो इसको। एडिट भी नहीं होता सर, जैसे इसको करते हैं तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा सर, इसमें एडिट कुछ नहीं कर पाएंगे आप। 2.7 को इसको 2 करते हैं ना तो करना सर एक बार नहीं हो जाएगा, पर वो डेट आपकी मिसमैच हो जाएगी ना। ऊपर जो आपने डेट डाली है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये। डालने से कुछ नहीं होगा, ऊपर जो डेट आपने डाल रखी है ना वो मिसमैच हो जाएगी इससे। अब आप 5 डालो ना, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपका। एक्चुअली मैक्सिमम 550 ही है, 550 ही है, उससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते। और ये वेरीफाई के लिए डीडीओ के पास जाएगा, डीडीओ खुद कम कर लेगा उससे। आप कितनी बना के भेजो ना, 1200 रुपये बना दो लिए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। डीडीओ क्या जो 6 पे में थे तो नॉर्मल ये आता था कि 700 आ गया तो 2 दिन का बनता था तो उसको 1000 करते थे हम, तो होता नहीं था वो। तो फिर बाद में ये जब बात करते थे बोल रहे तुम तो कर दो, ठीक है भेज दो, जैसा भी हम मैनुअली कर लेंगे। और काफ़ी बार जब वो करते थे तो शायद आई थिंक हमें एक्सपीरियंस नहीं था, जो वो करते थे तो हो जाता था उनसे, पता नहीं वो कैसे करते थे। को डेट चेंज कर देते, डेट का जो डिफरेंस है उसमें चेंजेस कर देते, तो 3 दिन यहाँ शो नीचे ऑटोमेटिकली 3 दिन आ जाते हैं कम्प्लीटली। तो बढ़ा दो तो बढ़ाना आपके हाथ में है, जो बना रहा है उससे ज़्यादा है, आपके रिलेशन कैसे हैं उसके हिसाब से बनेगा सब कुछ, ठीक है। आप अगर खुद बना रहे हैं तो बना के भेज सकते हैं आप अपने हिसाब से। डीडीओ जब चेक करेगा या जो भी बिल को प्रोसेस कर रहा है वो उसको चेक करेगा। 550 डीए जो है आपको 550 से ज़्यादा दे नहीं सकता वो। इसमें आप जयपुर से नहीं हैं सर, आप जोधपुर से ही हैं। वो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आ रहे हैं वहाँ का मिलेगा, जहाँ पे आप अपॉइंटेड है वहाँ का ही मिलेगा, हेडक्वार्टर का मिलेगा। आप वापस आके बिल कहाँ बनाओगे, जयपुर में? सर आपको 550 ही मिलेगा, ठीक है। सर पूरी बात है ना क्लियर करें। ये नॉर्मल डीए की बात हो रही, ट्रेवल की बात हो रही, आप इलेक्शन ड्यूटी से जा रहे हैं। इलेक्शन अलग चीज़ है सर और ये अलग चीज़ है। इलेक्शन में जो पेमेंट आपको मिलती है वो आपकी सैलरी के अलावा मिलती है, आपको मिलती है ना, उसका बिल अलग बनता है, ये भी अलग है, ठीक है। और ये नॉर्मल टीए बन रहा है आपका, जो आप किसी ऑर्डर के थ्रू जा रहे हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए जा रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो नियम अनुसार 550 ही है, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। सर कितने टाइम ड्यूरेशन में भर सकते हैं टीए 550 इसमें ऑन रिकॉर्ड, या जो है जब आप वेरीफाई करते हैं उसमें 550 लिखा हुआ आता है सामने, पहले 500 था, 550 लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपकी वो जो एलिजिबिलिटी डीडीओ कितना पास करता है, डीओ उस हिसाब से है, आप कितने दिन रुकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सर कितने टाइम तक भर सकते हैं टीए बिल आप अपनी जर्नी के अगर आपको टाइम पे चाहिए तो फटाफट बना देते हैं, 10 या 15 दिन के अंदर देते हैं आपकी सहूलत के हिसाब से, ठीक है। लेट क्यों करें, जब आप लेट करेंगे तो पेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसका बिल पहले आ गया उनके पास, पहले वो बिल बनेगा, फिर बजट का इशू बताएंगे। अभी तो फुल बजट है तो बजट का इशू मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर ये इशू बता रहे हैं तो हमारे तो ऐसे बता रहे हैं कि आपका ये अलग कर दिया, बजट हेड ही अलग है, आपके पोस्टेबल अलग से क्रिएट होके आई है, तो आपके टीए बिल के तो आते ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कल को कहते हैं सैलरी भी नहीं आती है, आपका जो है हेड अलग कर दिया तो सैलरी नहीं आती है। आप ऐसा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं मैम, या तो आप ट्रांसफर जिस डिपार्टमेंट से आए हैं, थर्ड पार्टी के थर्ड जो ट्रांसफर एम्प्लॉय टीए बिल है उसके थ्रू बनवा सकते हैं पुराने डिपार्टमेंट से, वो आपकी बिना आईडी के बना सकते हैं इस बिल को। दूसरा, आप जिस डिपार्टमेंट में अभी आए हैं वहाँ से बना सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप बना दें, टीए बिल बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बनाने का सब कुछ शो होता है मैडम, वो अगर शो करवाना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरएस है वो बीकानेर से ट्रांसफ़र होके हैं, ट्रांसफ़र टीए हमने बनाया, हम भी यही कह सकते थे कि आपका जो है डिपार्टमेंट चेंज हो गया या आपका डीडीओ हेड अलग है, हमारा अलग है, उससे नहीं बन सकता, पूरा बनता है। ट्रांसफ़र टीए के अंदर आपको बिल्टी ज़रूरत ही होती है, जिस गाड़ी से आप आए हैं, सामान लेके आए,
वो मिलती है एक, और दूसरा आपके आने का, आपके और आपकी फैमिली के आने का जो पैसा है वो आपको एक मुश्त मिलता है, ठीक है। बिल्टी ज़रूरी होती है उसमें, बिल्टी के नहीं आएगा सर, बिल बनेगा नहीं, वो अटक जाएगा बिल। अभी ये दिक्कत आ रही है कि उसमें बिल्टी के बिना वो दे ही नहीं रहा है। हाँ, लम्स वो दे देता था, अब आजकल बिल्टी के थ्रू चलता है। कहाँ पे? एक दिन में कैसे? आप 13 तारीख का ही कह रहे हैं, वापस 13 को ही आगे यहाँ पे। मैं 13 को लौट गए शाम को। ये मैंने हटवा, यहाँ से हटा दिया ना। स्टार्ट और एंड सेम हो गए ना सर? ये वापस आपको एडिट करना पड़ेगा नीचे जाकर। क्योंकि आपने स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेम कर दिया ना ऊपर यहाँ 11 बजे है, वहाँ सुबह 18 बजे है। 13 तारीख को ही है ना ये? नीचे। वन डे की है ना मैंने उसको। 11 टाइम इसका 18 है सर, ये 22 कर देते, ये लो 22 कर देते। ये डिटेल आपने मैनुअली इसमें करेक्शन करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ जाकर आपको वापस से ये रीसेट करना पड़ेगा और फिर से वापस ये फिल करने पड़ेंगे जब ये डिटेल आ जाएगी। इसके अंदर जो एक दिन का आपको डीए मिलना है, एक दिन का जो भी मिलेगा आपको अमाउंट, वो यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद में आप सबमिट करेंगे और आपके पास जो ये है, आप बैक आके यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी जो आपने फिल किया है, उसका बिल की टोटल डिटेल आ जाएगी और फिर आप एनेक्सर के थ्रू इसको देख सकते हैं। जो बिल आपने बनाया है उसमें सारी डिटेल देख सकते हैं। एनेक्सर का आपको डाउनलोड करना है, उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे, आपके डीडीओ के सिग्नेचर होंगे और फिर वापस उसको आप उसको स्कैन करके लगा सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, जो बिल में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और आप जो है ये हम डीडीओ के थ्रू कर रहे हैं, तो डीडीओ फॉरवर्ड करके जो भी डॉक्यूमेंट आपको पहले लगाना है इसके रिलेटेड वो लगा लें आप, ठीक है। पहले वेरीफाई करना पड़ेगा आपको सारा, ये जो बिल है इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। सर ये बिल जाता नहीं है ट्रेजरी, वो आपके जो है फाइल के लिए ऑफिस की यूज़ में ले एक ही कॉपी होगी, ठीक है। पहले वाला सिस्टम बंद हो गया सर, अब आजकल पेपर भी मांगते नहीं है, बिल आपके पास ही रहता है, पेपरलेस है जी। वो आपके रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है सर, आपके रिकॉर्ड के लिए वो रखना ज़रूरी है, ठीक है। मैं तो बस हो गया, मेरा शायद निकलने का टाइम भी हो गया, ठीक है। ये जो बिल मैंने बनाया था, अगर मेरे को ये बिल नहीं चाहिए, आपने बना दिया, जो यूज़ करना नहीं है, आपको हटाना ही है, इस बिल को आप रखें नहीं पेंडिंग में कभी भी, ठीक है। पेंडेंसी बताना, अभी आजकल पूछना चालू हो गया है कि 1 साल के अंदर आपकी कितनी पेंडेंसी है, आपने कितने बिल छोड़े हैं, बनाया नहीं है पूरी तरह से, छोड़ दिए हैं, तो वो नहीं रखें आप, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास ऑथराइजेशन के अंदर आता है बिल डिटेल, बिल डिलीट बिल के अंदर आप क्लिक करके इस बिल की जो तारीख है ये हमने बना रखी है, ये जस्ट अभी बनाया है 18 तारीख को एफएससी किसी ने बनाया। पेमेंट कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्यों हमने वेरीफाई नहीं किया अभी तक। आप जो एम्प्लॉय से करेंगे ना वो नहीं है, आप एम्प्लॉय से सिर्फ उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड करके छोड़ सकते हैं, उसमें आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जब फॉरवर्ड कर दिया उसके बाद में आपके पास कुछ नहीं रहेगा, पहले जो बिल वो रिवर्ट खुद भी कर देगा, वीडियो खुद रिवर्ट कर देगा। चल
इसका भरोसा ना करें। काफ़ी बार ये होता है कि आपको यहाँ सक्सेसफुली लिखा हुआ मिल जाता है पर होता नहीं है। वापस चेक कर लें इसको। यहाँ पे नहीं, आप इसमें ऑथराइजेशन में या व्यू बिल स्टेटस में जाके देख सकते हैं जनवरी। उसके बाद में यहाँ पर ये आपने बनाया था टीए, ये पुराना है कोई, ये पहले का है, ये इसकी डिटेल है सर, ये ACS भी हो चुका है। ये बिल मैंने नहीं बनाया सर। बिल्कुल सर। कैश में उस पे आते से इनकम टैक्स पहले तो ऑफलाइन होता था, बैंक में आ जाता है, यहाँ से बिल बना के भेजते। अगर सपोज ऑनलाइन में दिक्कत आ रही तो ऑफलाइन बना के भेजा जा सकता है बिल? नहीं, वो अभी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। आपको ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा। अब उसको हमको कैसे पता चलेगा कि वहाँ